Evening everyone. I hope you all are in high spirits, and I'm your educator Anjali Sharma. I welcome you all to Arpita Sharma classes. In this series we'll be understanding most important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains. The topic for today's presentation is national income measures and methods of calculation. Before starting the class, a small announcement. Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. You can join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Now let's begin with the class. So we ended the last class on this graphical representation between the GNPMP, NNPMP, NNPFC, personal income and disposable income. And now, as I promised, I am going to explain them. So measures of GDP mainly include GDP, gross domestic product, gross national product, NNP net national product, NNPFC net national product at factor cost, and which is known as national income. So personal income and disposable income. So GDP is the money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year. Domestic territory क्या है, ये इससे पुराने वाले नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट्स में हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए वो मैंने जल्दी कराए थे कॉन्सेप्ट्स ताकि आपको आगे वाली वीडियो में कोई ज़्यादा परेशानी महसूस ना हो. तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो आपकी इकोनॉमिक टेरिटरी है. And the catch here is the word domestic, GDP, gross domestic product. So if it is produced within the boundaries of an economy, no matter if it is produced by foreign nationals working, it will be added to calculate the GDP. यहाँ पे ये बोला है कि domestic territory में produce किया जाना चाहिए. तो दैट यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि चाहे हमारी कंट्री में अगर कोई फॉरेन वर्कर है, जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन वो भी ऐड किया जाएगा अगर हम अपना जीडीपी कैलकुलेट करना चाहेंगे. तो उसके अंदर क्या है, फाइनल मनी वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की है. ठीक है. नाउ जीएनपी क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब यहाँ से डोमेस्टिक से शिफ्ट आ गया है नेशनल का. तो फोकस ऑन द वर्ड नेशनल हियर विच रेफर्स टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. अब यहाँ पे जो है सिटीजन्स की बात हो रही है, और इससे पुराने वाली वीडियो में मैंने ये भी बताया कि सिटीजन्स और नेशनल्स में क्या फर्क है, या सिटीजन्स और नॉर्मल रेसिडेंट्स में क्या फर्क है. ठीक है. इट इज द सम टोटल ऑफ अ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री अलोंग विद डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग एन ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. तो जब भी कोई चीज ग्रॉस है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन एडेड है. ठीक है. इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो अब इसमें क्या कहा गया है कि जो जितना भी आपका फैक्टर इनकम अर्न किया है नॉर्मल रेसिडेंट्स ने, यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स की बात नहीं की जा रही है, आपकी नॉर्मल रेसिडेंट्स ने जितना भी अर्न किया है फैक्टर इनकम, वो जीएनपी में कैलकुलेट होता है. तो जीएनपी इज आपका जीडीपी प्लस नेट फॉरेन इनकम. नेट फॉरेन इनकम में हम क्या करते हैं, जो हमने फॉरेन इनकम रिसीव की है एक नॉर्मल रेसिडेंट ने, वो ऐड करते हैं, और जो फॉरेन इनकम पे कर दी है हमने वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उन्हें मिला के हम जीडीपी में जब ऐड करते हैं तो आप जीएनपी पे पहुंच जाते हैं. बात आती है नेक्स्ट एनएनपी की. So NNP is arrived after deducting depreciation from GNP. अभी हमने कहा कि GNP के अंदर ग्रॉस पे जो भी आप चीजें देख रहे होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन एडेड होती है. अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए मार्केट प्राइस पे, तो आप इसमें से सिर्फ जीडीपी डेप्रिसिएशन हटा दें और आप पहुंच जाएंगे एनएनपी पे. इट इज द सम ऑफ फैक्टर इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या इंक्लूड किया जा रहा है, ये किस बेसिस पे बताया जा रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं. अगर हम मार्केट प्राइस के ऊपर पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे. अगर हम फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल जाएंगे. तो जब यहाँ पे फैक्टर इनकम्स की बात हो रही है तो फैक्टर इनकम्स आर दोज इनकम्स जो आपको आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे मिलती है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमने कल ही करा है. So, अब आ जाती है बात NNPFC की, which is known as national income. The net national product at factor cost calculates national income only on the basis of cost incurred
टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ उस कॉस्ट पे जितना हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लगा है उस कॉस्ट पे एनपीएफसी कैलकुलेट होती है. इट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स व्हिच इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट earned by normal residents of a country, generally for an accounting year. Now let's come to the personal income. जब हम पर्सनल इनकम पे आते हैं तो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं बता देती हूँ. नेट नेशनल प्रोडक्ट से एनएनपी एमपी से एनएनपी एफसी पे आने के लिए हमने सिर्फ एनएनपी एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. जब आपने ये करा तो आप एनएनपी एफसी पे आ गए. अब एनएनपी एफसी से भी हम पर्सनल इनकम पे जाने वाले हैं. तो पर्सनल इनकम इज डिफाइंड एज करंट इनकम ऑफ पर्संस और हाउस होल्ड्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज. जितने सोर्सेज हो सकते हैं उन सभी सोर्सेज से मिला करके एक हाउस होल्ड की या एक पर्सन की क्या इनकम है, दैट इज योर पर्सनल इनकम. और इस पे पहुंचने के लिए अगर आप एनएनपी एफसी से पहुंच रहे हैं तो आपको इसमें से नेट ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस करने होते हैं. पर अगर आप प्राइवेट इनकम से पहुंच रहे हैं से आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस करना होता है, माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सब माइनस करके आप पहुंचते हैं पर्सनल इनकम पे. अब जब भी आप कंपनी की इनकम देखेंगे तो वो सारी की सारी इनकम तो अपने एम्प्लॉयज के हाथ में या शेयर होल्डर्स के हाथ में दे नहीं देती. तो एक पार्ट रखती है वो रिटेन अर्निंग्स के नाम से, दैट इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको वो नहीं बांटते हैं. तो उस प्रॉफिट को आप माइनस करेंगे क्योंकि वो कभी भी जनता के हाथ में आया ही नहीं, माइनस जो वो टैक्स पे करती है. तो ये दोनों चीजें माइनस करने के बाद भी प्राइवेट इनकम से आप पर्सनल इनकम पे आ सकते हैं. Now what is personal disposable income और disposable personal income? तो dispose करने का मतलब जो खर्चा करने के लिए आपके पास एंड में बचा है. तो the household cannot spend the entire personal income. जो भी उसकी पूरी personal income है वो सारी की सारी spend नहीं कर सकता. Government takes away a part of it by the way of taxes. These taxes, for example, income tax, education tax, sanitation tax, etc., have to be deducted from personal income to arrive at disposable पर्सनल इनकम. ठीक है जी. तो अब आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम का जो है बहुत ही लिमिटेड पार्ट जो है वो आपके यूपीएससी में पूछा जाता है. तो इसलिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा फॉर्मूलेस को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. नेशनल इनकम में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मनी मेजर ऑफ द नेट aggregates of all commodities and services accruing to the inhabitants of an economy during a year. ये जो है आपकी ये नेशनल इनकम की डेफिनेशन है as per the book. Now, thus the concept of national income has different meanings. It may be described as national product, national income और national dividend. अब ये इन तीनों चीजों से मतलब एक ही आता है, ऑलमोस्ट सिमिलर आपके आंसर्स आते हैं. व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम या नेशनल डिविडेंड से. और ये तीनों के अलग अलग नाम क्यों हैं? क्योंकि हम इन्हें अलग अलग मेजर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3. Now let's understand all those 3 measures. So there are 3 methods of estimating GDP or national income: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड. तो जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ अपनी कंट्री का टोटल इनकम ऐड कर देते हैं और आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाते हैं. सो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज से क्या मतलब है? इट रेफर्स टू ऑल पेमेंट्स एंड अदर मेजरेबल बेनिफिट्स व्हिच द एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन रिटर्न फॉर रेंडरिंग सर्विसेज रिसीव. तो जो भी प्रोडक्ट और जो भी प्रोडक्टिव सर्विसेज एम्प्लॉइज प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयर्स को, उसके बदले में उन्हें जो पैसा मिले, दैट इज कैश और काइंड जो भी मिले, दैट इज नोन एज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज. नाउ देन कम्स ऑपरेटिंग सरप्लस. अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? इट इज बेसिकली रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये सब ऐड करने के बाद आता है. ठीक है. उसके बाद आता है आपका मिक्स्ड इनकम. मिक्स्ड इनकम में ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडिया जो है वो कोई ना कोई सेल्फ एम्प्लॉयड में है, कि चाहे कि अपना कुछ भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अपना ब्यूटी पार्लर है, चाहे आप सीए हैं, डॉक्टर हैं. तो आपका जो है आप अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तो जब आप ये तीनों चीजें ऐड कर देते हैं तो आप पहुंच जाते हैं एनडीपीएफसी पर. To which when we add NFIA, which is net factor income from abroad,
तो इसमें क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला अभी अभी मैंने जस्ट बताया ही था कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना हमें अब्रॉड से पैसा मिला है प्लस जितना हमने अब्रॉड में पैसा दिया है उसको माइनस कर देते हैं, तो आपका NFIA आ जाता है। NFIA को जब आप NDPFC में ऐड करते हैं तो आप नेशनल इनकम पे पहुंच जाते हैं। पर क्योंकि मैंने कहा कि हम GDP भी एस्टिमेट कर सकते हैं इसी मेथड से, तो GDP एट मार्केट प्राइस पे पहुंचने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, NDPFC में डिप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं तो वो GDPFC हो जाता है, क्योंकि नेट से हम चले जाते हैं ग्रॉस पे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए हम उसमें अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं GDP-MP पे। नाउ कम्स एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कुछ नहीं देखा जाता, बस ये देखा जाता है कि हमारी कंट्री में टोटल एक्सपेंडिचर हम कितना कर रहे हैं। तो पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है और नेट एक्सपोर्ट्स कितना है। ये एक्सपेंडिचर चारों जब आपको पता चल जाते हैं तो आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे पहुंच जाते हैं। तो आपके पास GDP-MP आ जाता है डायरेक्टली। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं ये बताएंगे हम। सो बेसिकली आप इसको कहते हैं C, which is consumer spending on goods and services. Then this comes GDCF is known as I, which is known as investor spending on business capital. Then government final consumption expenditure is known as G, and net exports is आपका exports minus imports, तो X minus M। तो जब आप इन चीजों का टोटल करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं GDP-MP पे। अब इससे अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो ग्रॉस से पहले आपको जाना है नेट पे। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, फिर मार्केट प्राइस से गए हैं आप फैक्टर कॉस्ट पे, इसके लिए आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस किए, और डोमेस्टिक से आप अगर नेशनल पे जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे NFIA और आप पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे। देन कम्स वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में जो है इसमें आप फाइनल सेक्टर का जो फाइनल प्रोड्यूस है, फाइनल आउटपुट जो आया है उसको तीनों सेक्टर्स का आप ऐड करते हैं और फिर आपको मिल जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तीनों सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हुई, सेकेंडरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हुई, टर्शरी सेक्टर में जो भी एक्टिविटीज हुई, उनका जो फाइनल आउटपुट है, और उसमें से यूजुअली फाइनल पे पहुंचने के लिए आपको इंटरमीडिएट जो भी आपका कंजम्पशन होता है वो आप माइनस करते हैं, फिर आपकी जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आती है वो आप ऐड करते हैं तीनों सेक्टर्स की और आप पहुंच जाते हैं GVA-MP पे। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, लाइक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है पर उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो उसे डिफिकल्ट बना देते हैं। जैसे कि एक नेशनल इनकम का क्वेश्चन था जिसमें उनके 4 ऑप्शंस जो थे उसके अंदर उसकी डेफिनेशन पूछी हुई थी, बट टू बी प्रिसाइज वो भी गलत हो जाती क्योंकि वो चारों ऑप्शंस बहुत ही सिमिलर थे। अब फटाफट से हम कर लेते हैं रियल GDP क्या होता है और नॉमिनल GDP क्या होता है। तो रियल GDP जो है आपका नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस है। इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स विद इन एंड आउटसाइड ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आर वैल्यूड एट कांस्टेंट प्राइस। तो दैट इज नोन एज national income at constant prices. Now nominal GDP क्या होता है? National income at current prices. It is also known as nominal national income when goods and services produced by the normal residents within and outside of a country in a year valued at current year's prices, that is current year prices, is called national income at current prices. तो जब हम रियल GDP की बात करते हैं तो दैट इज मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइसेस विच इज अ बेस ईयर प्राइस। एक बेस ईयर का प्राइस सेट होता है जिसमें अभी अभी रिसेंटली एक रिवीजन भी हुई है, तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट जब आप करते हैं तो आपकी रियल GDP आती है। अब इसका क्या मतलब है? कांस्टेंट प्राइसेस मतलब आपने एक प्राइस फिक्स कर दी विच इज बेस ईयर का प्राइस, आप उसी पे कैलकुलेट करते हैं। इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आपका कितना आउटपुट आया उसका वॉल्यूम मेजर करती है और ये इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करी जाती है। सो दैट इज योर रियल GDP, ये आपके वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बताती है। नॉमिनल GDP में क्या है? नॉमिनल GDP जो आपकी करंट प्राइसेस, जो अभी प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। इसमें
एलिमिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन के लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया हुआ होता है, एंड जो भी करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस हैं ये उस पे कैलकुलेट की जाती है. नाउ व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जीडीपी? तो ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है? दिस इज द इकोनॉमी which deals with the environmental risks and ecological scarcity, and also an economy that aims for sustainable development without degrading the environment. तो ग्रीन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देती है बिना एनवायरनमेंट को डिग्रेड किए हुए, और एनवायरमेंटल रिस्क और इकोलॉजिकल स्कार्सिटी से भी डील करती है. ठीक है. और ग्रीन जीडीपी क्या है? इट इज द कैलकुलेशन ऑफ नेट नेचुरल कॉम्पोजिशन, दैट इज रिसोर्स डिप्लेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, प्रोटेक्टिव एंड रिस्टोरेटिव एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स. तो बेसिकली ग्रीन जीडीपी क्या करता है? इट मोनेटाइजेस द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, कि मनी बेसिस पे कितना हमने अपना बायोडाइवर्सिटी खोया है, एंड अकाउंट्स द कॉस्ट फॉर डैमेज्ड कॉज्ड बाय द क्लाइमेट चेंज. तो हमने कितना नुकसान करा है या कितनी हमारी कीमत है उसकी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है. सो दैट कम्स फॉर ग्रीन जीडीपी. So a little bit of more knowledge about base year वही जिसके ऊपर आप अपनी रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. So the Ministry of Statistics and Program Implementation MOSPI is considering change of base year for GDP calculation from 11-12 टू 17-18, और 17-18 से भी उन्होंने आगे जो अक्टूबर में मीटिंग करी थी उसमें बोला था 2019 की, कि उन्हें जो बेस ईयर है वो 2020 और 2021 लेना चाहिए, क्योंकि जो 17-18 है दैट डजंट, पहले वाली मीटिंग में कहा गया था कि 2017-18 जो है वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है, पर उन्होंने, क्योंकि हमारे पास उसका सारा डेटा मौजूद होगा, बट बाद में उन्होंने कहा कि 17-18 जो है दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट एज अ न्यू बेस ईयर. तो चलिए, अब लास्ट सीरीज जो चेंज हुई थी वो 11-12 की गई थी 4-5 से. अभी करंटली हमारी 11-12 भी चल रही है बेस ईयर. Need for change, accuracy. Change of base year to calculate GDP is done in line with the global exercise to capture economic information accurately. तो अगर हमारे प्राइसेस हम बेस ईयर के हिसाब से ही लेते रहेंगे तो जो भी हमारी कैलकुलेशंस होगी वो एक्यूरेट नहीं होगी. तो अगर हम टाइम टू टाइम अपना बेस ईयर विच इज आफ्टर एवरी 5 years अगर हम अपना बेस ईयर चेंज कर लेते हैं तो वी आर इन टू द इन more accurate economic information we can provide. Globally aligned, GDP based on 2011 and 12 did not reflect the current economic situation correctly. अभी जो economic situation है वो 2011-12 वाला कैसे explain कर सकता है? तो thus the new series will be in compliance with the United Nations guidelines and system of national accounts 2008. तो UN guidelines जो है system of national accounts की, उसके हिसाब से आपकी जो new series है वो बनेगी. Ideally, the base year should be changed after every 5 years to capture the changing economy. बट ऐसा नहीं हो पाया. अब काफ़ी टाइम हो गया है, 5 साल गुजरे हुए, बट स्टिल शुरुआत हो गई है. नाउ हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड इन इंडिया? जीडीपी गिव्स द इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम कंज्यूमर साइड. अब जीडीपी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मैं दोबारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीडीपी इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट. गिव्स इकोनॉमिक आउटपुट फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, और ये कंज्यूमर साइड का आपका इकोनॉमिक आउटपुट देती है. इट इज द सम ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड नेट फॉरेन ट्रेड, विच इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स और नेट एक्सपोर्ट्स. ये वाला हम बता रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जो कि हमने अभी करा था. जीडीपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग plus exports minus imports or net exports. In 2015, CSO did away with the GDP at factor cost and adopted the international price practice of GDP at market price and the gross value addition measure to estimate इकोनॉमिक बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो 2015 में सीएसओ ने जो हमारी पुरानी रीतियां थी कि हम जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं उसे छोड़ करके जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया था, जो कि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है. नाउ जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज और प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब दूसरा जो टर्म हमने पढ़ा है वहाँ जीवीए, उसके बारे में आगे थोड़ा जान लेते हैं. तो जीवीए क्या होती है?
So GVA is a measure of total output and income in the economy. It provides the rupee value for the number of goods and services produced in the economy after deducting the cost of inputs and raw material that have gone into the production of those goods and services. तो यहाँ क्या कहा गया है कि it measures the total output और इनकम आपकी इकोनॉमी की कितनी है, उसकी रुपी वैल्यू कितनी है जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं, आफ्टर जब हम उसमें से कॉस्ट ऑफ इनपुट्स और रॉ मटेरियल सारा माइनस कर देते हैं, उसके बाद आपकी जो वैल्यू बची है उसकी रुपी वैल्यू क्या है आपकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की. इट ऑल्सो गिव्स सेक्टर स्पेसिफिक पिक्चर लाइक व्हाट इज द ग्रोथ इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्री और सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. तो कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में मतलब प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, इनमें से कौन से सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है ये भी पता चल जाता है जीवीए की वजह से. एट द मैक्रो लेवल, फ्रॉम अ नेशनल अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, जीवीए इज द सम ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी एंड नेट ऑफ सब्सिडीज एंड टैक्सेस इन द इकोनॉमी. तो जीडीपी के साथ आपने अगर आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का एडजस्टमेंट कर रखा है तो आपको जीवीए का अमाउंट पता चल जाता है. तो जीडीपी प्लस सब्सिडीज ऑन द प्रोडक्ट माइनस टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट, जब आप ये चीजें करते हैं तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाती है. नाउ देयर शुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, दैट इज while GVA gives a picture of the state economic activities from the producer's side or supply side, GDP gives the picture from the consumer side or demand perspective. ये हमने अभी भी पढ़ा था कि GDP जो है आपकी वो consumer side के हिसाब से बताती है और ये demand perspective के हिसाब से बताती है कि क्या status है economy का. GVA जो है वो आपकी sector specific economic activities बताती है या producers की side से कि कितना produce हुआ है. Both measures need not match because of the difference in treatment of the net taxes. एक में net टैक्सेस ऐड होते हैं, एक में नेट टैक्सेस सब्ट्रैक्ट होते हैं. जीवीए इज कंसिडर्ड अ बेटर गॉज ऑफ द इकोनॉमी. जीडीपी फेल्स टू gauge real economic scenario because a sharp increase in the output only due to higher tax collections which could be an account of better compliance or coverage rather than the real output situation. तो जो जीडीपी है वो एग्जैक्टली रियल सिनेरियो नहीं दे पाती इकोनॉमी का, क्योंकि जो भी हो सकता है कि उन्होंने ज़्यादा जो एक अमाउंट दिखाई है वो ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन हो रादर देन कि आपने बहुत अच्छा ग्रो किया हो या बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी इकोनॉमी में ग्रोथ आया हो. ऐसा कुछ नहीं बता पाती, ऐसा स्पेसिफिकली डीमार्केट नहीं कर पाती. पर जीवीए जो है वो सब कुछ अलग हिसाब से अलग सेक्टोरियल आपको व्यू देती है. अ सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन प्रोवाइडेड बाय जीवीए मेजर्स हेल्प policy makers decide which sectors needs incentives or stimulus and accordingly फॉर्मुलेट सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज. तो सेक्टर स्पेसिफिक अगर आपको जीवीए का पता चला है कि कितना कौन सा सेक्टर आपका ग्रो कर रहा है और किस सेक्टर में क्या कमी है, तो उसके हिसाब से आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज या इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे कि कौन सी जो एरियाज है वो बहुत ग्रो कर रही हैं जिसे और बूस्ट मिले और कौन से एरियाज हैं जो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए. तो ये सब पॉलिसी मेकर्स आपका ध्यान देंगे. बट जीडीपी इज अ की मेजर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग क्रॉस कंट्री एनालिसिस एंड कंपेयरिंग द इनकम्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमीज. बट जीडीपी कब काम आती है? जब आपकी डिफरेंट इकोनॉमीज को कंपेयर करना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्रॉस कंट्री एनालिसिस करनी होती है, तब आपकी जीडीपी काम आती है. तो बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now let us see quick facts that are important from the prelims point of view. So the first rough estimate of national income was done by Dadabhai Naroji on for 1867-68, published in his book Poverty and Un-British Rule in India, famous for its drain of wealth theory. So this person, the person Dadabhai Naroji, उन्होंने पहली बार रफ एस्टिमेट लगाया था नेशनल इनकम का 1867 और 68 में. उन्होंने वो अपनी बुक में पब्लिश किया था और उनकी बुक और वो फेमस है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के लिए. सो जो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट था वो किसने किया था? वो प्रोफेसर V.K.R.V. राव ने किया था 1931 एंड 32 में, जिसे कि सैटिस्फैक्टरी नहीं माना गया था. फिर इंडियन गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1948 एंड 49 थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. फिर फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने कब किया? 1948 और 49 में. फिर नेशनल इनकम कमेटी वाज सेट अप इन 1949 जिसके चेयरमैन डॉक्टर पीसी महालनोबिस थे. पीसी महालनोबिस वाज आल्सो द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. अब फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है? करंटली जो एनएसओ है उसके जो वो एस्टिमेट करते हैं नेशनल इनकम, और वो जो है इट पब्लिशेस नेशनल अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स
एनुअली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के अंडर ये पब्लिश करता है. नाउ CSO हैज बीन मर्ज्ड विद NSSO टू फॉर्म नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो CSO जो है आपकी वो मर्ज की गई है NSSO के साथ और उन दोनों ने मिलकर के बनाया है NSO जो कि पब्लिश करता है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स एनुअली. So now let us end this class on a positive note. Bit of your soul to reach that one big goal UPSC 2020 2021 actually अब वो भी. And till then happy learning. जो हो सके वो करिए. Do whatever it takes. Just do not stop. Till then happy learning.